Hello students, this is video for class 11th, chapter 4, motion in a plane. In this chapter we study motions in two dimensions. First of all, we consider that how we describe a motion, one dimension, two dimension or three dimension. अच्छा देखते हैं, अगर मैं कहूँ कि कोई ऑब्जेक्ट है मास m का, वो इस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है यानी x डायरेक्शन में, तो जो टर्म्स चेंज हो रहे हैं या जो कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं वो किस एक्सिस के अलोंग हो रहे हैं? सिर्फ x एक्सिस के अलोंग हो रहे हैं, यानी सिंगल वन एक्सिस। अगर y एक्सिस के अलोंग देखा जाए तो क्या कोई चेंज हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो ऐसे केस में जब चेंज जो होता है वो सिर्फ एक कोऑर्डिनेट में होता है तो हम कहते हैं वो वन डायमेंशनल मोशन है। इसी की जगह अगर सेम मास हम लेते हैं, मास m पहले ऐसे मोशन करता है, फिर ऐसे या ऐसे मोशन करता है, तो हमने क्या देखा? अभी क्या है, x एक्सिस के अलोंग चेंज हो रहा है, y एक्सिस के अलोंग, फिर x एक्सिस के अलोंग, और यहाँ पे अगर हम देखें तो क्या हो रहा है? x एक्सिस के अलोंग भी चेंज हो रहा है, y एक्सिस के अलोंग भी चेंज हो रहा है। दो एक्सिस के अलोंग कोऑर्डिनेट्स जो हो रहे हैं वो चेंज हो रहे हैं, वैल्यूज में चेंज आएगा। तो ऐसे केस में मोशन होता है टू डायमेंशनल। सर्कुलर मोशन भी टू डायमेंशनल मोशन होता है। अगर हम बात करें कोई बर्ड की जो फ्लाई करती है स्पेस में, तो उस तरह के मोशन को हम कहते हैं थ्री डायमेंशनल मोशन। तो यानी मोशन कैसे जस्टिफाई होगा? मोशन इन वन डायमेंशन कैसे पता चलेगा? लाइन। अगर मोशन लाइन में है तो वन डायमेंशन। मोशन इन 2D, हाउ? प्लेन। मोशन इन अ प्लेन, इसका मतलब टू डायमेंशनल। एंड थ्री डायमेंशनल स्पेस। इन बातों का ध्यान रखें। अगर वन डायमेंशनल मोशन है तो लाइन में मोशन होगा, टू डायमेंशनल मोशन है तो प्लेन में होगा, थ्री डायमेंशनल है तो स्पेस। बात क्लियर हुई? अब फिलहाल हमें पढ़ना क्या है? टू डायमेंशनल मोशन। चैप्टर का नाम है मोशन इन अ प्लेन। तो सबसे पहले हम प्लेन के नेम कैसे बता सकते हैं वो देखते हैं। देखिए, ये हमारा y एक्सिस हो गया, ये हमारा x एक्सिस हो गया। इसी को अगर और एक्सटेंड करें तो ये माइनस वाई, ये माइनस एक्स। अभी z एक्सिस की बात करें तो ये हमारा हो गया z एक्सिस, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव z और ये निगेटिव। अब देखो ध्यान से, अगर कोई ऑब्जेक्ट है मोशन कर रहा है इन दोनों एक्सिस के अलोंग, x और y, यानी इस प्लेन में, ऐसे केस में जो मोशन होगा वो किस प्लेन में हो रहा है? तो देखो एक्सिस कौन कौन सी है? x और y। अभी के लिए z एक्सिस का जो निगेटिव टर्म है उसे हम नेग्लेक्ट करते हैं क्योंकि अभी प्लेन के बारे में डिस्कस करना है। तो अभी कौन से दो एक्सिस यहाँ पे इंक्लूड हो रहे हैं? x और y। तो प्लेन कैसा हो गया? x y प्लेन। अभी अगर मोशन y और z में होता तो
पॉजिटिव वाई पॉजिटिव जेड, ऐसे केस में जो मोशन होता है वो किस प्लेन में होता है? कौन कौन सी एक्सिस है? y एंड z। तो y z प्लेन, और लास्ट क्या है? z x। अगर z और x एक्सिस के अलोंग अगर मोशन हो रहा है तो वो कैसा प्लेन हो गया? z x प्लेन या x z प्लेन। तो यानी हमें तीन तरह के प्लेन मिलते हैं, तीन तरह के प्लेन से हम मोशन को कंसीडर कर सकते हैं अगर मोशन इन अ प्लेन की बात करें तो। अभी अगर इसी बोर्ड की बात करें तो ये जो आप एज देख रहे हो ये हमारा वाई एक्सिस शो करता है और ये एक्स एक्सिस। तो ये बोर्ड हमारा क्या हो गया? बोर्ड हमारा हो गया एक्स वाई प्लेन, ये फर्स्ट वाला। अच्छा, ये हो गई वाई एक्सिस। अभी मैं इस डस्टर को अगर मैं यहां रखूं तो ये जेड एक्सिस का काम करेगा बाहर की तरफ, ठीक। तो ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है, या आप इस कमरे का कैमरे में तो नहीं दिखेगा, लेकिन जो इधर की वॉल है वो हमारी वाई जेड प्लेन होगी। अच्छा, अभी मैं ग्राउंड फ्लोर की बात करूं तो वहां पे कौन कौन सी एक्सिस होंगी? एक तो ये एक्स एक्सिस मिल रही है, और एक ये ग्राउंड फ्लोर की बात करें तो जेड एक्सिस। तो एक्स जेड प्लेन थर्ड वाला, क्लियर है? एक क्यूब में अगर देखा जाए तो सारी चीजें मिल जाएंगी। तो मैं ड्रॉ कर रहा हूं डायग्राम। अब देखो, ये जो वॉल है या ये जो फेस है, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस, कौन सा प्लेन हुआ? एक्स वाई। और ये जो वॉल है एक्स और ये जेड बाहर की तरफ है, तो एक्स जेड प्लेन। और अगर इस प्लेन की बात करें तो ये एक हो गया फर्स्ट वाला, ये थर्ड वाला, रह गया क्या? सेकंड वाला। देखो ये y है, y एक्सिस, और ये z, तो y z प्लेन, क्लियर है? अच्छा, इसी के जस्ट अपोजिट वाला सेम प्लेन होगा, जैसे एक्स वाई प्लेन है, इसी के जस्ट अपोजिट फेस, जो अपोजिट फेस होगा वो एक्स वाई प्लेन होगा। टॉप वाला प्लेन कौन सा है? एक्स जेड। तो बॉटम वाला प्लेन क्या होगा? एक्स जेड। वाई जेड प्लेन, तो इसी के जस्ट अपोजिट फेस में क्या मिलेगा? वाई जेड प्लेन। तो ये रहा हमारा जो प्लेन्स हैं, डिफरेंट प्लेन्स, उनकी जो नेमिंग है वो ऐसे होती है, क्लियर? अच्छा, ये तो था कैसे हमें पता चलता है कि किसी प्लेन में मोशन हो रहा है, या उस प्लेन का जो नाम होगा वो क्या होगा। अब उसमें जो वेरिएबल आ रहा है वो देखो, ये जो हम देख रहे हैं कोऑर्डिनेट्स x, y एंड z, ये सब वेरिएबल्स हैं। किसी एक्सिस के अलोंग मोशन होता है तो वहाँ पे टर्म्स जो ये यूज़ किए जा रहे हैं, y एक्सिस, x एक्सिस, अगर मैं बताऊं कि कोई पोजीशन यहाँ पे चेंज कर रहा है, यहाँ ओरिजिन से यहाँ तक, ये हमारा ओरिजिन हो गया, कोई कोऑर्डिनेट बनाएगा एक्स वाई, तो एक्स वाई की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, तो ये हमें पहले बताएगा मैग्नीट्यूड। इस चैप्टर में जो हम टर्म्स पढ़ने जा रहे हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हल्का सा इंट्रोडक्शन आपको 9th क्लास में मिला होगा, वो यहाँ पे डिटेल में है। स्केलर और वेक्टर,
दो तरह की फिजिकल क्वांटिटी है, स्केलर और वेक्टर। तो देख लो क्या है, उसी से शुरू करते हैं। स्केलर, मैग्नीट्यूड only and direction is absent. स्केलर क्या है? मैग्नीट्यूड ओनली, डायरेक्शन इज एब्सेंट। मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन नहीं। एग्जाम्पल आपका हो गया वर्क, डिस्टेंस, स्पीड, वॉल्यूम, मास, एटसेट्रा। ये सारी चीजें क्या है? स्केलर क्वांटिटी। हमें पता होता है कि हम वर्क कर रहे हैं, किस डायरेक्शन में कर रहे हैं ये नहीं पता रहता। डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है जिसके पास मैग्नीट्यूड है, वैल्यू होती है कि हाँ 1 किलोमीटर हो गया, 2 किलोमीटर हो गया, पर किस डायरेक्शन में ये यहाँ जस्टिफाई नहीं होता। उसके लिए हम वेक्टर क्वांटिटी लेकर आते हैं, वो क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। स्पीड स्केलर है, वॉल्यूम इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता है, मास का भी नहीं होता है। ऐसे कई सारे एग्जांपल आपको स्केलर क्वांटिटी में मिलेंगे। वेक्टर क्वांटिटी, मैग्नीट्यूड, as well as डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड तो होता ही है, साथ ही साथ डायरेक्शन भी होता है। जैसे फर्स्ट आपका एग्जांपल देख लेते हैं, आपका यहीं से शुरू करते हैं। वर्क नहीं होता, फोर्स होता है। फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्टेंस नहीं है, डिस्प्लेसमेंट है। स्पीड नहीं है पर वेलोसिटी है। वॉल्यूम नहीं है, मास भी नहीं है, मोमेंटम है। एटसेट्रा। ऐसे कई सारे एग्जांपल हैं जो वेक्टर क्वांटिटी में आते हैं। अच्छा, अब वेक्टर को थोड़ा डिटेल में समझें। वेक्टर क्या है? ऐसी क्वांटिटी या ऐसी फिजिकल क्वांटिटी, दोज फिजिकल क्वांटिटीज which have magnitude as well as direction both. ठीक? And scalar is a physical quantity which has magnitude only, they don't have directions. ठीक है? अच्छा, वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के देखो दो तरीके हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। एक अलजेब्राइकली है, एक ज्योमेट्रिकली है। दोनों तरीके देख लीजिए। मान लीजिए अगर मैं कहूं कि ए जो है वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसको अलजेब्राइकली डिनोट करने के लिए हम एक साइन लगाते हैं, ये एरो। इस एरो को लगाने से ये जो स्मॉल ए है ये वेक्टर क्वांटिटी हो गया। अब ये कुछ भी हो सकता है, स्पीड, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, कुछ भी हो सकता है। इस एरो का मतलब ये नहीं है कि इसकी डायरेक्शन यही है। अगर कोई वेक्टर है उसकी डायरेक्शन इसके अलोंग है, मान लो ये बी है, तो भी हम इस पे एरो इसी डायरेक्शन में ऐसे लगाते हैं। क्लियर है? ठीक है, तो ये एक साइन है वेक्टर के लिए। अब
कुछ भी यूज़ कर सकते हो, स्मॉल बी पे ऐसे वेक्टर लगा लो, सी पे लगा लो, कुछ भी हो, ये साइन लगाने का मतलब हो जाता है ये क्वांटिटी वेक्टर हो गई। अच्छा अभी क्या है, अभी मैं लिखूं अगर बी, अभी अब ये क्या है, स्केलर, अब क्या बन गया, वेक्टर। क्लियर। नाउ ज्योमेट्रिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, अब देखो ये एक मैग्नीट्यूड है, मान लेते हैं कोई वेक्टर बी है या वेक्टर ए ले लेते हैं, वेक्टर ए, ये उसका मैग्नीट्यूड हो गया। एरो फॉर डायरेक्शन, इसको कहते हैं टेल, एंड दैट इज कॉल्ड हेड। Direction of a vector is from tail to head. That's why we put arrow here. This length is known as magnitude. ये जो लेंथ है ये मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करता है, और ये एरो डायरेक्शन। तो इससे हमें पता चलता क्या है, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो ये क्या फॉर्म करेगा, वेक्टर। क्लियर है। किसी वेक्टर को ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं ज्योमेट्रिकली, और बाकी एल्जेब्रिकली ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर। अच्छा वेक्टर में कई टर्म्स आते हैं, मॉडुलस ऑफ वेक्टर, यूनिट वेक्टर, इक्वल वेक्टर, लाइक वेक्टर, पैरेलल वेक्टर, एंटी पैरेलल वेक्टर, ऐसे बहुत सारे टर्म्स हैं जिनको एक एक करके सारा टर्म्स एक्सप्लेन करेंगे। फिलहाल अभी के लिए मैं सिर्फ मॉडुलस ऑफ वेक्टर इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूंगा, उसके बाद जो बाकी टर्म्स हैं वो नेक्स्ट वीडियो में। ठीक। तो सबसे पहले क्या है, मॉडुलस ऑफ वेक्टर। कोई वेक्टर ए है, वेक्टर ए, when we say modulus of vector we put like this becomes modulus of vector। पहले हमारे पास क्या था, वेक्टर ए, हमने क्या किया, हमने ऐसे बनाया, ये क्या है, मॉड की साइन। अब ये क्या बन गया, मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए। मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए बनता है ए, मैग्नीट्यूड वेक्टर ए। If we say vector A is position vector of an object or of a boy which is traveling from point O to B, which is 4 meter, then magnitude of vector A is 4 meter. Then if we say modulus of vector, then it will be equal to 4 meter. And if we say what is the direction of the vector, if the ball travels from O to B, which is from west to east, then we say direction of vector A is from west to east। ये डायरेक्शन हो गई, ये मैग्नीट्यूड हो गया। अच्छा कई जगह क्या होता है, मैग्नीट्यूड हम डायरेक्ट ऐसे लिख देते हैं, मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए, ये हो गया, गलत है, ये तो स्केलर हो गया। इस साइन का मतलब है जब आप सिंपल ए लिख देते हो या ऐसे बी लिख देते हो या स्मॉल ए या स्मॉल बी लिख देते हो, इसका मतलब ये है कि इसके पास डायरेक्शन है ही नहीं। और इसका क्या मतलब है, वेक्टर मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए, मतलब अभी क्या है, इसके पास डायरेक्शन तो है पर उसकी ज़रूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि हम सिर्फ मॉडुलस के बारे में कंसिडर कर रहे हैं।
ठीक है, मॉडुलस को एक तरह से हम मैग्नीट्यूड समझ सकते हैं। तो ये एक्चुअल फॉर्म है रिप्रेजेंट करने का मॉडुलस। ये नहीं, ये गलत हो जाएगा। बात समझ में आई? मॉडुलस ऑफ वेक्टर क्लियर हुआ? ओके। इस पूरे चैप्टर में अगर इम्पॉर्टेंट है कुछ तो वेक्टर के टर्म्स तमाम इसमें जो हम स्टडी करेंगे, वेक्टर एडिशन, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन, वेक्टर का सब्ट्रैक्शन, नॉर्मल जो अभी तक करते आ रहे थे मैथमेटिक्स में या फिर फिजिक्स में ही कुछ, उन सब के अलावा है ये सब। कुछ डेरिवेशंस मिलेंगे, छोटे पैरेलल लॉ या कुछ और ऐसे लॉ मिलेंगे इसके लिए। तो इम्पॉर्टेंट है क्योंकि मैक्सिमम न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम यही होती है कि वेक्टर के टर्म आप सॉल्व नहीं कर पाते हो, रिजल्टेंट नहीं फाइंड कर पाते हो या एंड ऑल जो भी है। ठीक है, बाकी का जो टर्म है वो नेक्स्ट वीडियो में रहेगा। एंड दैट्स फॉर टुडेज लेक्चर। थैंक यू।